नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसको अपनी पिछली जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ बातें पता होनी चाहिए थी, लेकिन उसके परिवार वालों ने पता नहीं क्या सोचकर लेकिन ये सारी बातें उससे छुपाई, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में एक इतना बड़ा तूफान आया जिसका उसको अंदाजा भी नहीं था। आज की कहानी आज से करीब 50 साल पुरानी बात है और ये कहानी है पारुल की। पारुल जो कि एक बहुत ही सीधी साधी लड़की थी। वो एक सामान्य परिवार से थी और उसके भी सपने बहुत बड़े बड़े थे अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर और अपने होने वाले पति को लेकर। पारुल के लिए उसके माता पिता कोई अच्छा रिश्ता तलाशने की सोच रहे थे। तभी अचानक उनके घर पर एक रिश्ता आया। ये रिश्ता किसी सामान्य परिवार से नहीं आया था। पारुल के लिए ये रिश्ता एक बहुत बड़े राजघराने से जुड़े हुए लोगों की तरफ से आया था। ये बात सुनकर और जानकर पारुल के माता पिता को जितनी खुशी हुई उतना ही आश्चर्य भी हुआ कि राजघराने के लोग उनकी बेटी से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। लेकिन पारुल का परिवार एक सामान्य आम परिवार था। इस वजह से उनके दिमाग में कई सारी बातें, कई सारे सवाल उठने लगे। उनके दिमाग में ये चलने लगा कि ऐसा क्या खास है हमारी बेटी में कि उसके लिए राजघराने से रिश्ता खुद चलकर आया है। और जो इंसान रिश्ता लेकर आया था उसने उन सब की शक्लें शायद पढ़ ली या फिर उसे इस बात का अंदाज़ा था कि ये सारे सवाल उठ सकते हैं। इसलिए उसने पारुल के माता पिता को समझाते हुए कहा, अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी बिटिया राज करेगी, राज वहाँ पर। और वैसे भी हर माता पिता का सपना यही होता है कि उनकी बेटी अपने ससुराल में खुश रहे, अपने मायके से ज़्यादा खुशी पाए वहाँ पर। उसे ज़िंदगी की वो खुशियाँ मिले जो खुशियाँ शायद माँ बाप देने में चूक गए हों। और ये सपना पूरा करने वाला इंसान उनके सामने खड़ा था। पिता तो फिर भी कहीं ना कहीं इस बात से अब मानते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन माँ का दिल मानने को तैयार नहीं था। उनको इस बात में कुछ न कुछ गड़बड़ सी महसूस हो रही थी। उन्होंने अपने पति को धीरे से कमरे में आने को कहा। उन्होंने कहा, अजी सुनते हैं, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ अंदर कमरे में चलिए ना। पति भी उठकर सामने बैठे हुए इंसान से ये कहते हुए कि हम बस अभी आते हैं, अपनी पत्नी के साथ कमरे में अंदर चले गए और पत्नी ने अपना शक उनके सामने जाहिर किया। उन्होंने कहा, सुनिए ना, मुझे ये बात थोड़ी सी हजम नहीं हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। क्यों किसी राजघराने के परिवार के लोग हम जैसे आम लोगों के यहाँ रिश्ता जोड़ने का सोचेंगे? और क्या उनके लिए लड़कियों की कमी हो गई है? लेकिन पिता का गर्व अपनी पुत्री के लिए बहुत ज्यादा था। उन्होंने कहा, अरे तुम क्या हमारी बिटिया को कम समझती हो? हमारी बिटिया यहाँ इस इलाके में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की है और तो और वो सारे गुणों में जितनी संपन्न है। राज परिवार में भी तो लोग ऐसी ही लड़कियाँ चाहते हैं ना, जो उनके घराने की इज्जत संभाल सकें। तो हमारी बेटी से ज़्यादा अच्छी बेटी उनको कहाँ मिलेगी? तुम इतनी बातें मत सोचो, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। वैसे भी हम तो जाने ही वाले थे ना पारुल के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढने को, तो अब तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम ज़्यादा सोचो मत, मुझे बस बात पक्की करने दो। उससे पहले तुम जाओ, जाकर पारुल से ये बात पूछ लो। इस पर माँ ने कहा,
अरे, आप क्या अपनी बेटी को जानते नहीं हैं? हम दोनों उसके लिए जो फैसला करेंगे, उसके लिए वही सही फैसला होगा, और वो क्या मना करने वाली है? फिर भी पिता ने कहा, हाँ, वो सब मैं जानता हूँ, लेकिन एक बार तुम जाकर उससे बात तो कर लो। तब तक मैं बाहर जाकर उनसे बाकी की पूछताछ करता हूँ। और ये कहकर पिता कमरे से बाहर चले गए उस बैठे हुए इंसान के पास, और माँ पारुल के कमरे में पारुल से इस बारे में बात करने के लिए चली गई। पिता ने बाहर आते ही बाकी की पूछताछ शुरू कर दी, ये कहते हुए, देखिए, हम लोग बहुत सामान्य और छोटे लोग हैं। राज परिवार में रिश्ता जुड़ना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार तो ये जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या खास बात आपको मेरी बेटी के बारे में पता चला, जिसके वजह से आप हमारी बेटी के लिए ये रिश्ता लेकर आए हैं। और तो और, जहाँ तक हमें पता है, कुंवर जी के लिए बहुत बड़े बड़े घरानों से रिश्ता आ रहा था, तो फिर पारुल के लिए आप रिश्ता लेकर यहाँ कैसे आ गए? ये सारी बातें वो सामने बैठा इंसान क्लियर करते हुए, समझाते हुए पारुल के पिता को सारी बातों की वजह सफाई दे रहा था। उधर अंदर कमरे में पारुल से उसकी माँ ये सारी बातें बताकर ये भी कहने लगी कि बेटी, अगर तुम्हें ये रिश्ता नहीं मंजूर है तो तुम बता दो, हम मना कर देंगे। हम तुम्हारे लिए कोई और अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे। और इस बात पर पारुल ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आप दोनों को जैसा ठीक लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस पर माँ ने मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से अपनी बेटी के सर पर आशीर्वाद वाला हाथ फेरते हुए कहा, बस तू खुश रहे, हमें और क्या चाहिए। और वो कमरे के बाहर आकर अपने पति को आंखों के इशारे से ही पारुल के हाँ बोलने का बता रही थी। पति ने भी पत्नी की बात और इशारे तुरंत समझ लिए। अब वो भी सारी बातें मान चुके थे। उनके भी मन में इस चीज को लेकर अब कोई शक या वहम बिल्कुल नहीं था। वो लोग बस यही कहना चाहते थे कि शादी की तैयारी जैसा वो चाहते हैं वैसा हम नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने हिसाब से जितना कर सकते हैं वो करने में कोई भी कमी या कसर नहीं छोड़ेंगे। इस पर सामने बैठे इंसान ने कहा, आप उन सब बातों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, वो सारी जिम्मेदारियां हमारी हैं। आप तो बस अपनी बेटी को एक जोड़े में विदा करने की तैयारी कीजिए। और जहाँ तक रही मुंह दिखाई की बात, तो ये हमारे यहाँ नहीं होता है। हाँ, अगर आप कुंवर साहब से मिलना चाहते हैं तो कल कोठी पर सुबह 7 बजे पहुंच जाइएगा। राजमाता और कुंवर जी दोनों आपसे मिलना चाहते हैं। और ये बात कहकर वो इंसान वहाँ पर जो भी चीज़ें लेकर आया था वो चीज़ें रखते हुए वहाँ से चला गया। अगली सुबह माता पिता दोनों वहाँ कोठी पर पहुँच चुके थे। उनके स्वागत की तैयारी काफ़ी भव्य तरीके से की गई थी और उनका नाश्ते पर इंतज़ार किया जा रहा था। साथ में बैठकर पारुल के माता पिता ने नाश्ता किया और नाश्ता करते करते सारी बातें तय हो चुकी थीं। शादी की डेट बहुत जल्दी की फिक्स हुई थी और शादी की सुबह ही एंगेजमेंट की रस्म भी रखी गई थी। उसके लिए कोई अलग से डेट नहीं रखवाई गई थी। इन सारी बातों पर अब पारुल या उसके माता पिता को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। बहुत ही धूमधाम से पारुल और कुंवर जी की शादी हो चुकी थी। उनकी शादी होने के बाद आज उनके हवेली में कुछ रस्में थीं। वो रस्में पारुल और कुंवर जी ने एक साथ मिलकर निभाई। और आज रात के वक्त राजमाता ने ये कहकर पारुल को एक कमरे में अकेले सुला दिया कि आज पहली रात हमारे यहाँ सुहाग रात की रस्म नहीं होती है और आज तुम्हें अकेले ही सोना पड़ेगा। हमारे यहाँ सुहाग रात के लिए भी एक मुहूर्त निकाला जाता है
और उस मुहूर्त के अनुसार ही यहाँ सुहाग रात की रस्म होती है। पारुल भी इन बातों से बिल्कुल अनजान थी। उसकी जिंदगी में ये मौका पहली बार आया था और तो और राज परिवार के सारे रस्मों रिवाज उसे तो पता ही नहीं थे। इसलिए उसे जैसा बताया गया पारुल ने वैसा ही किया। पारुल अपने कमरे में आराम करने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक ऐसा लगा पारुल को जैसे उसके कमरे का दरवाज़ा खुल गया हो और कोई धीरे धीरे पायलों की झम झम की आवाज़ के साथ उसके कमरे में दाखिल हो रहा हो। वो पायलों की आवाज़ वैसी थी जैसे किसी नई नवेली दुल्हन के पैर उस कमरे में पड़े हों। पारुल उठकर इधर उधर देखने लगी, लेकिन पारुल को कहीं भी कोई भी नजर नहीं आ रहा था। पारुल ने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजा तो बिल्कुल वैसे ही बंद था जैसे पारुल ने बंद किया था। फिर भी पारुल को वो आवाज बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी। इसलिए पारुल उठकर उस दरवाजे तक पहुंची। उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलकर इधर उधर देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन कोठी बिल्कुल शांत पड़ी हुई थी। पूरे कोठी में हल्की हल्की मध्यम सी रोशनी दिखाई दे रही थी, जिसमें आपको सिर्फ ये पता चल सकता था कि कोई कहीं पर है या नहीं है। पारुल ने एक नज़र वहीं से खड़े खड़े जितनी दूर तक कोठी नजर आ रही थी उतनी दूर तक दौड़ाई और अचानक उसे ऐसा लगा जैसे वहां पर कोई खड़ा हो। पारुल को लगा जैसे कोठी की कोई नौकरानी वहां पर खड़ी होगी। उसके भी वस्त्र काफी अच्छे और महंगे दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज कोठी में जैसा माहौल था तो वहां के नौकर चाकर भी काफी अच्छे वस्त्रों में घूम रहे थे। इस वजह से पारुल ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो अपने कमरे में वापस से आई और अब उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वो सोने की कोशिश करने लगी। वो काफी थकी हुई थी, जिसके वजह से उसे थोड़ी ही देर में बहुत गहरी नींद आ गई। अगले दिन सुबह उठकर वो नहा धोकर तैयार हो चुकी थी। थोड़ी ही देर में उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसे घर की कोई नौकरानी बुलाने आई थी नीचे हो रहे रस्मों के लिए। वो तैयार हो ही चुकी थी। वो उसी के साथ नीचे उतरकर आ गई। नीचे बहुत सारे मेहमान सामने बैठे हुए थे और मुंह दिखाई की रस्म चलने वाली थी। वहां पर मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो चुकी थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। पारुल वहां सबके बीच में घूंघट में बैठी हुई थी और घूंघट ऐसा था जिससे उसे सारे लोगों के चेहरे थोड़े थोड़े नजर आ रहे थे। तभी अचानक पारुल जब पूरे भीड़ को उसी घूंघट की आड़ से देख रही थी, उसे वहां पर एक अजीब सा चेहरा दिखाई दिया और वो चेहरा उसे लगातार घूंघट के अंदर घूर रहा था, इस तरीके से जैसे कि वो पारुल को अभी उठकर खा जाएगा। पारुल उस चेहरे की तरफ देखकर काफी घबरा चुकी थी। उसने एक झटके से अपना घूंघट उठाकर उस चेहरे को बिना घूंघट के साफ साफ देखने की कोशिश की, लेकिन घूंघट उठाते ही उस भीड़ से वो चेहरा पूरी तरह से गायब हो चुका था। पारुल को लगा कि ये उसका वहम होगा और उसने घूंघट वापस से नीचे कर लिया। वो रस्म पूरी हो चुकी थी। शाम में सब लोग खाने के लिए एक साथ बैठे हुए थे, लेकिन पारुल को टेबल पर आने के लिए मना कर दिया गया था। पारुल का खाना उसके कमरे में ही भिजवा दिया गया था। पारुल जब खाना खाने के लिए थाली, जो कि एक बड़ी सी थाली से ढकी हुई थी, उसको हटाया तो उसके सामने इतने सारे व्यंजन, इतने पकवान रखे हुए थे जो कि उसने एक साथ शायद ही कभी देखे होंगे।
और पारुल ने जैसे ही उस खाने को हाथ लगाया, वो पूरा का पूरा खाना अचानक से सड़ चुका था। उस पूरे के पूरे खाने में लग रहा था जैसे कीड़े चल रहे थे। वहाँ उस कोठी में मांसाहार नहीं किया जाता था, लेकिन वहाँ मांस के कच्चे टुकड़े उसे दिखाई दे रहे थे। ये देखकर पारुल इतना ज़्यादा घबरा चुकी थी कि उसने जोर से चीखते हुए उस थाली को उछालकर फेंक दिया। वो आवाज़ पूरे कोठी में गूंज चुकी थी और भागकर राजमाता और दो तीन सहायक नौकरानियां वहां पर साथ में आकर खड़ी हो गईं। सब ने एक साथ एक ही सवाल पूछा, क्या हो गया? क्या हुआ तुम्हें? अचानक से चीखी क्यों? और ये खाना क्यों ऐसे जमीन पर फेंक दिया है? पारुल ने उस तरफ बिना देखे हुए हाथों के इशारे से डरते डरते राजमाता और सबको बताने की कोशिश की। वो उस थाली में कच्चा मांस रखा हुआ था और उसमें कीड़े चल रहे थे। वो खाना वो बहुत अजीब सा था। इस पर सबने एक बार पारुल की तरफ देखा, दोबारा उस गिरे हुए खाने की तरफ देखा। वो खाना बिल्कुल सामान्य खाना था और ये देखते हुए राजमाता ने कहा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? वो खाना तो बिल्कुल सामान्य खाना है जो अभी हम नीचे बैठकर खा रहे थे। तुम ऐसे कैसे बोल रही हो? देखो उधर। फिर पारुल ने डरते डरते उस तरफ जब नजर घुमाई तो उसने भी यही देखा। वो बिल्कुल सामान्य सा खाना था। तो पारुल को ऐसा वहम इतनी बार कैसे हो रहा था? पारुल काफी डर चुकी थी। उसने डरते डरते कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे अभी उस थाली में कीड़े चलते हुए दिख रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं खाना नहीं खाऊंगी। आप यहाँ से चले जाओ। और ये बात सुनते ही राजमाता ने उसे समझाते हुए कहा, तुम एक काम करो, तुम हमारे साथ नीचे चलो। वैसे भी घर के सारे मर्द खाना खाकर जा चुके हैं, अब सिर्फ हमारा ही खाना रह गया है, तो आज तुम हमारे साथ बैठकर खाना खाओगी। और ये कहकर वो पारुल को खुद अपने साथ उठाकर वहाँ से नीचे लेकर जाने लगी। और वहाँ पर साथ में आई हुई जो औरतें थीं, उन्होंने खाने की और कमरे की साफ सफाई शुरू कर दी। नीचे पारुल और राजमाता दोनों ने साथ में खाना खाया और खाना खाने के बाद राजमाता ने बताया उसकी सुहागरात का मुहूर्त 1 हफ्ते बाद का निकाला गया है। तब तक कुंवर जी को शहर में कुछ काम है तो वो वहाँ जा रहे हैं। 1 हफ्ते बाद वो शहर से जब लौटेंगे तब ये वाली रस्म पूरी की जाएगी। इस पर पारुल के पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था, इसलिए उसने हाँ में सिर्फ अपना सर हिला दिया। और अब खाना खाने के बाद दोनों अपने अपने कमरे में जा चुके थे। पारुल अपने कमरे में आज बिना किसी वजह से ही काफी डरा हुआ और बहुत अकेला महसूस कर रही थी। वो आज लग रहा था जैसे वहाँ सो नहीं पाएगी, क्योंकि वो जब जब आंखें बंद कर रही थी उसे वही औरत नजर आ रही थी जिसे उसने अपने घूंघट की आड़ से मुंह दिखाई के रस्म के वक्त देखा था। उसे काफी डर लग रहा था। वो जिस तरीके से घबरा रही थी वो ये बात किसी को बता भी नहीं सकती थी। इस वजह से वो डरते डरते किसी तरह अपने कमरे में चुपचाप सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर में उसकी नींद लग चुकी थी। तभी अचानक पारुल को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर पर कोई बैठा हुआ है और उसका गला दबा रहा है। उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। उसने जब आंखें खोलकर देखा तो वही भयानक सी औरत जो कि इस तरह से तैयार थी जैसे वो भी इसी राजघराने की हो, उसे देखकर पारुल
काफ़ी घबरा रही थी। वो बोलना चाहती थी, वो उससे सवाल करना चाहती थी, लेकिन चाह कर भी पारुल कोई सवाल कर नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उसका गला इतनी ज़ोर से दबाया जा रहा था कि पारुल अब बहुत ज़्यादा मौत के करीब खुद को महसूस कर रही थी। थोड़ी देर में पारुल की आंख खुली और उसे ये समझ में आया कि ये सच में उसका वहम ही था। वो कोई सपना देख रही थी। फिर पारुल खुद को संभालते हुए उसने 2 घूंट पानी का पिया और अब सो चुकी थी। अगली सुबह जब पारुल उठकर नहा धोकर तैयार होने के लिए आईने के सामने पहुंची, तब उसने देखा कि उसके गले पर किसी के पंजों के निशान बने हुए हैं। पारुल को अचानक रात का वो सपना याद आ गया। तब पारुल को ये एहसास हुआ कि रात में जो वो देख रही थी, जो महसूस कर रही थी, वो उसका वहम या कोई सपना नहीं था। वो शायद सच्चाई थी, वरना ये निशान उसके गले पर कैसे आ सकते थे। उसने अभी भी ये बात किसी को बताना सही नहीं समझा, इसलिए उसने जैसे तैसे गहनों और कपड़ों की मदद से अपने गले के उस निशान को ढकने की कोशिश की और वो राजमाता के साथ बैठकर चाय की चुस्कियां ले रही थी और राजमाता की नज़र उसके गले पर पड़ चुकी थी। उन्होंने उस निशान को देखा, लेकिन देखने के बाद भी अनदेखा कर दिया और ये कहा, पारुल देखो, तुम इस हवेली में नई हो और यहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे तुम्हें दूर रहने की ज़रूरत है। और कई सारी बातें वो पारुल को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पारुल को उनकी कोई भी कही हुई बात समझ में नहीं आ रही थी। वो किसी भी बात को ना तो समझ पा रही थी और ना ही ये बात उसके पल्ले पड़ रही थी कि इन सारी बातों का मतलब क्या है, वो उन्हें क्या समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन पारुल ने हिचकिचाहट की वजह से उनसे कोई सवाल नहीं किया। उसने बस इतना ही कहा, मुझे अपने कमरे में अकेले डर लगता है। अगर पॉसिबल हो तो मैं क्या आपके साथ आपके कमरे में रह सकती हूँ क्या? और इस बात पर राजमाता ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो तुम्हें इस तरह अकेले रहने की आदत डालनी पड़ेगी। कुंवर जी वैसे भी अक्सर शहर आया जाया करते हैं, तो हमेशा तुम उनके साथ ही उनके कमरे में रहो, ऐसा नहीं हो सकता। इस वजह से यहाँ पर औरतें हमेशा अपने कमरे में अकेले ही रहा करती हैं। और इस बात पर पारुल आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। इसी तरह से धीरे धीरे एक एक करके दिन बीतते जा रहे थे और हर रात पारुल को वो औरत कभी अपने कमरे में कोने में खड़ी दिखाई देती, कभी पारुल को भयानक नज़रों से घूरती हुई दिखाई देती। आज तीसरा दिन था। पारुल के कमरे में वो औरत वैसे ही कोने में साफ साफ खड़ी हुई पारुल को नजर आ रही थी। पारुल अपने बिस्तर के एक कोने में दुबक कर बैठी हुई थी और वो डरी हुई नज़रों से कभी उसको देखती और कभी अपनी नज़रें चुराती, आंखें बंद करती और उसे ऐसा लगता अब आंखें खोलने पर वो नज़र नहीं आएगी। लेकिन वो अभी भी वहीं खड़ी थी और थोड़ी देर में वो धीरे धीरे वैसे ही पायलों की झम-झम की आवाज़ के साथ पारुल की तरफ अपने कदम बढ़ाती जा रही थी। वो पारुल के सामने आती जा रही थी और अचानक उसने बहुत तेज़ी से पारुल के नज़दीक आते हुए उसका मंगलसूत्र पकड़ लिया और वो भयानक सी आवाज़ में पारुल से वो मंगलसूत्र मांगने लगी। उसने कहा, ये मेरा मंगलसूत्र है, उतार इसे, उतार। और पारुल अब ये बात सुनकर
इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि वो ज़ोर ज़ोर से अपनी पूरी ताकत के साथ चीखने चिल्लाने लगी। उसकी ऐसी चीख पुकार सुनकर काफ़ी सारे लोग उसके कमरे में भागते हुए पहुंच चुके थे। थोड़ी ही देर में राजमाता भी उसके कमरे में आ चुकी थी। पारुल अपने कमरे में बार बार एक कोने में बैठी हुई अपने मंगलसूत्र को पकड़े हुए और यही बोल रही थी, ये मेरा मंगलसूत्र है, ये मेरे सुहाग की निशानी है, ये मैं तुमको क्यों दूं? और वो सबके वहां पर आने के बाद भी खुद को वैसे ही उस औरत के चंगुल में महसूस कर रही थी। तब तक राजमाता उसके करीब जाते हुए, उसको हिलाते हुए, होश में लाते हुए उससे पूछने लगी, पारुल, पारुल क्या हुआ तुम्हें? पारुल को जैसे होश आया और पारुल राजमाता के गले जोर से चिपटते हुए, रोते चिल्लाते चीखते हुए उन्हें सारी बातें पहले दिन से लेकर आज तक एक एक करके बताने लगी। ये सारी बातें सुनते वक्त राजमाता के चेहरे के जैसे सारे रंग, सारे भाव उड़ चुके थे। राजमाता खुद लग रहा था जैसे काफी घबराई हुई हैं। फिर भी उन्होंने पारुल को यही कहा कि ये सब तुम्हारा वहम है, तुम ये सब बातें क्यों सोच रही हो? और ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो तुम्हारा मंगलसूत्र है, तुमसे ये कोई क्यों छीनेगा? और ये तुम कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो? अगर ऐसा कुछ होता तो हम में से किसी को तो नजर आता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मन का वहम है। इन चीजों से बाहर निकलो, वरना तुम इस हवेली में कभी रह ही नहीं पाओगी। पारुल अब इतना ज्यादा डर चुकी थी, घबरा चुकी थी कि उसने राजमाता के इस जवाब पर झल्लाते हुए, चिल्लाते हुए उनसे कहा, नहीं रह पाऊंगी तो मैं नहीं रहना चाहती हूँ यहाँ पर। आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? ये सब मेरा वहम नहीं है, मुझे सच में डर लग रहा है। और फिर इस पर राजमाता ने पारुल को शांत करते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा ही लग रहा है तो हम कल कुलगुरु को बुलाएंगे और उनको तुम ये सारी बातें बताओ, फिर हम देखते हैं क्या किया जा सकता है। और पारुल को सोने के लिए वो उस कमरे में छोड़कर चली गई। पारुल अभी कमरे में सोने की हालत में बिल्कुल नहीं थी। वो रात में पूरी रात अपने बिस्तर पर बैठी हुई, वहीं कोने पर नजर गड़ाई हुई, खुद को किसी तरह संभालते हुए बैठी हुई थी। बैठे बैठे ही रात में उसकी आंख कब लगी उसे पता ही नहीं चला। और अगली सुबह वो जब उठी तो कोई लगातार उसका दरवाज़ा बजा रहा था। उसकी नींद खुली और उसने यही कहा कि आप जाइए, मैं तैयार होकर नीचे आती हूँ। पारुल तैयार होकर नीचे पहुँच चुकी थी। वहाँ पर कुलगुरु सामने बैठे हुए थे। पारुल ने जाकर कुलगुरु और राजमाता दोनों के पैर छुए और उनके साथ वहीं पर बैठ गई। कुलगुरु ने सारी बातें पहले से राजमाता से पूछ ली थी और अब कुलगुरु ने पारुल को समझाते हुए कुछ बातें बतानी शुरू की। क्योंकि पारुल के वहाँ पर आने से पहले कुलगुरु और राजमाता की काफ़ी सारी बातें हो चुकी थीं, इसलिए कुलगुरु ने पारुल से ये कहना शुरू किया, बेटा, तुम इस हवेली की पहली बहू नहीं हो। यहाँ पर पहले भी कुंवर जी की शादी हुई थी और कुंवर जी की शादी के बाद सब लोगों को ये उम्मीद थी कि यहाँ अब इस हवेली को नया छोटे मालिक मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। 5 साल तक इस हवेली में कोई भी खुशियाँ नहीं आई। उसके लिए यहाँ पर बहुत सारी पूजा पाठ हवन सब कुछ किए गए, लेकिन इन सारे चीज़ों के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तुमसे पहले यहाँ पर जो बहू रानी थी, उनको ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी और किसी को इस बात का कुछ पता ही नहीं चला। उन्होंने अचानक एक दिन अपनी जान ले ली। उनके मरने के बाद कुछ सालों तक
कुंवर जी ने खुद को संभालने की कोशिश की। उन्होंने तो यहाँ तक फैसला कर लिया था कि वो अब जिंदगी में कभी कोई शादी करेंगे ही नहीं। लेकिन मेरे और राजमाता के समझाने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो शादी के लिए तैयार हैं। और इस पूरे जगह की लड़कियों की कुंडली का विश्लेषण करने के बाद हमने तुम्हारा चयन किया, क्योंकि हमें ये पता है इस हवेली के इस श्राप को सिर्फ और सिर्फ तुम ही दूर कर सकती हो। और जो बातें तुम बता रही हो वो तुम्हारा वहम नहीं है, वो सच में हो सकता है तुम्हें इस हवेली से निकालना चाहती हो, इस वजह से वो तुम्हें डरा रही है। लेकिन अगर एक बार तुमने सिर्फ गर्भ धारण कर लिया तब ये सारी चीज़ें तुम्हारे ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। तब तक के लिए मैं तुम्हें एक रक्षा कवच देता हूँ, जिससे वो जो तुम पर बार बार हमला कर रही है वो नहीं कर पाएगी। ये सारी बातें सुनकर जानकर जैसे पारुल के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। उसने तो ये सारी बातें कभी सोची ही नहीं थी, लेकिन उसने कोई सवाल जवाब नहीं किया, क्योंकि एक बार जब राजमाता पारुल को सारी बातें समझाने की कोशिश कर रही थी तब की बातें पारुल को अब समझ में आने लगी कि शायद राजमाता उस दिन इशारों इशारों में पारुल को यही सब बातें समझाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन पारुल को कुछ भी समझ में नहीं आया था। और अब जबकि गुरुजी ने सारी बातें सच सच पारुल के सामने रख दी थीं, तब पारुल को सारी बातें समझ में आ गईं। लेकिन पारुल ने इस पर कोई सवाल जवाब नहीं किया। और गुरुजी ने ये कहा, इस हवेली में जैसा तुम बता रही हो और हमने हमारी शक्तियों से पता करने की कोशिश की है, तुम्हारा कुंवर जी के साथ मिलन संभव नहीं हो सकता है। इस वजह से हमने राजमाता से बात कर ली है, वो तुम्हारे शहर जाने का इंतज़ाम कर देंगी और तुम और कुंवर जी तब तक वहीं पर रहोगे जब तक कि तुम गर्भ धारण नहीं कर लेती हो। उसके बाद तुम इस हवेली में आना। तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे आने का संदेश हमें भिजवा दिया जाएगा और हम यहाँ पर एक अनुष्ठान करेंगे। उस अनुष्ठान के बाद तुम इस हवेली में निश्चिंत होकर रह सकती हो। अब ये सारी बातें सुनकर पारुल के जान में जान आ चुकी थी। राजमाता ने भी पारुल की तरफ देखकर आंखों के इशारे से उसे हाँ बोलने को कहा। पारुल ने तुरंत ही गुरुजी को हाँ बोल दिया और गुरुजी ने जो कवच पारुल को देना था वो दे दिया, क्योंकि पारुल कल शहर के लिए निकलने वाली थी। आज की रात पारुल की बहुत अच्छे से बीती। उसे वो कहीं भी नज़र ही नहीं आई। और अगले दिन सुबह सुबह पारुल की वहाँ जाने की तैयारी हो चुकी थी। पारुल वहाँ पर पहुँच चुकी थी। कुंवर जी भी बहुत बेसब्री से पारुल का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि कोई भी बातें पारुल को उनको समझाने या बताने की अब ज़रूरत नहीं थी। उन दोनों ने एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे को जानना पहचानना शुरू कर दिया। बस 3 महीने के बाद ही पारुल गर्भ धारण कर चुकी थी और यहाँ कोठी पर उनके वापस आने का संदेश भिजवा दिया गया था। राजमाता ने कुलगुरु से बात करके जिस अनुष्ठान की बात कुलगुरु ने की थी वो अनुष्ठान हवेली में आज शुरू कर दिया गया था। वो अनुष्ठान 7 दिनों तक लगातार चलने वाला था। इसलिए राजमाता ने 8वें दिन उन दोनों को यहाँ पर वापस आने को कहा था। वो दोनों 8वें दिन ही यहाँ पर लौट कर आए। हवेली में उनका बहुत भव्य तरीके से स्वागत किया गया, क्योंकि इस राजघराने में अब यहाँ का कुल दीपक आने वाला था। ये खुशी
सबके लिए बहुत बड़ी खुशी थी, जिस खुशी के बारे में अब वो ऐसा सोचते थे कि शायद ये खुशी अब इस राजघराने को देखना नसीब ही नहीं होगी। पारुल के ग्रह नक्षत्रों के वजह से ऐसा हो पाया। पारुल का चयन भी सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से किया गया था। वो दोनों वहाँ पर अब बहुत अच्छे से रह रहे थे। पारुल के 9 महीने देखते ही देखते बीत गए। इन 9 महीनों में पारुल को एक बार भी किसी के होने का वहाँ पर कोई एहसास नहीं हुआ। अब पारुल को धीरे धीरे वो हवेली अपनी लगने लगी थी। 9 महीने के बाद पारुल ने एक बहुत खूबसूरत चांद से बेटे को जन्म दिया। ये उस हवेली की सबसे ज़्यादा खुशी की रात थी और कुल गुरु वहाँ पहले से मौजूद थे। बच्चे के जन्म के साथ ही कुल गुरु ने वहाँ पर काफ़ी सारी हवन पूजा शुरू कर दी थी और उस बच्चे की कुंडली उसी वक्त बनाई गई। उस बच्चे की कुंडली बहुत बहुत अच्छी थी। पारुल के ग्रह नक्षत्र और कुंवर जी के ग्रह नक्षत्रों से मिलकर उस बच्चे का जिसका जन्म हुआ था वो बहुत ही अलग और अनोखा बच्चा था। उसके बाद उस हवेली में हमेशा खुशियां ही बनी रहीं। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि मुझे आप सबके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि मुझे हमेशा मिलता भी रहता है, जिसके लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। आप सब अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही हमेशा मेरे साथ बनाकर रखें। और अगर आप सबके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा आपकी होस्ट आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।